नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आरकेएस पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपका होस्ट आरकेएस। आज दोस्तों हम अपने डिफेंस के सिलसिले में थोड़ा सा एक बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से क्या संदेश निकलता है, इसमें हमारी जो डिफेंस है उसकी क्या अचीवमेंट रही है, भारत की क्या अचीवमेंट रही है। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम इसको देखेंगे। इससे मिला क्या हमें। शॉर्ट टर्म बेनिफिट आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसको, तो हम थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म में हम थोड़ा सा इसको असेसमेंट करेंगे इसका। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें जो भारत को हासिल हुआ वो ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो उनका एक स्ट्रेटेजी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, भारत जब भी हमला करेगा तो हम अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज करेंगे। तो ये जो उनका एक सबसे बड़ा जो कह लें कि हम मतलब जिसके बदौलत वो आतंक फैला रहे थे खुलेआम, वो उनका जो पूरा एक सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है। उनकी उनके जो मानसिक जो दिमागी तौर से वो इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि भारत तो कभी हमला कर ही नहीं सकता पाकिस्तान में। वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। ये आने वाले समय में आपको इसका जो नेट रिजल्ट है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अंदर तक इनको चोट पहुंचाई गई है। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जिसपे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे जो उनके आतंकी कैंप थे उनको निशाना बनाया गया था। फिर उसके बाद 2019 में एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें एयर फोर्स ने जो है वो उनके आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया था। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी तक जो है वो निशाने बनाए गए हैं। ये सारे के सारे जो शहर है दोस्तों, ये पाकिस्तान मेनलैंड में है, मुख्य पाकिस्तान में है। ये पीओके या कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जो जिसको सो कॉल्ड डिस्प्यूट एरिया बोला जाता है। और ये 71 के बाद पहली बार हुआ है। लास्ट टाइम इंडियन आर्मी पाकिस्तानी टेरिटरी में 1971 में घुसी थी, उसके बाद फिर कभी नहीं घुसी। ये उसके बाद फर्स्ट टाइम हुआ है 2025 में। 71 की, जैसे मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि 71 की जो परिस्थिति थी वो अलग थी। इस समय पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर संपन्न देश है और भारत भी है। तो इस समय ये होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि भारत ने अपनी जो मिलिट्री पावर है और ये एक इच्छा या दृढ़ संकल्प की हम समय आने पे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। और सिर्फ टारगेट ही नहीं, अच्छा खासा उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये एक इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने हासिल किया है। इसके बाद हम आते हैं कि इनके जो रेडार प्रणाली है पूरी, तो एक पूरा रेडार सिस्टम है इनका जो इनको एक कवच प्रदान करता है। बाहर से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को भांपता है और उनको अब इनको इन्फॉर्म करता है कि ये कोई खतरा आ रहा है, या तो उससे उनको अलर्टनेस जो मिलती है वो खत्म हो चुकी है। हमने देखा किस तरह से उन्होंने चीन की मदद से अपनी फौजों को इसके लिए मजबूत किया था। और ये स्ट्राइक के बाद हुआ था जब हमने जब हमारी एयर फोर्स ने उनके एयर स्ट्राइक करी थी खैबर पख्तूनख्वा में जाके, केपीके में। उसके बाद इन्होंने चाइना से कुछ रेडार जो है वो लिए थे और उनको डिप्लॉय किया जा रहा था अपने ये मतलब पूरी जगह ये अपने उस रेडार रेडार सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे थे अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए। तो वो भारत ने नस्ते-नाबूद कर दिया है इन्हीं के रेडार सिस्टम को, जो चाइनीज रेडार सिस्टम थे। और मतलब और इससे ज्यादा दोस्तों चीन की फजीयत हुई है कि चीनी रेडार थे। आप सोचिए, पाकिस्तान तो ठीक है वो बर्बाद हुआ इन सब चीजों में, रेडार वगैरह उन्होंने खरीदे और वो डिस्ट्रॉय है, लेकिन वो रेडार किस कंपनी ने बनाए थे, कौन से देश के वो रेडार थे? चाइना के रेडार थे। तो एक बहुत बड़ा धक्का चाइना को भी लगा है।
एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने अपने सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और हथियारों का इस्तेमाल किया था इसके लिए। उसने भारत के कई एयरफील्ड को माफ कीजिएगा। और उसने भारत के कई एयरफील्ड को टारगेट किया। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भारत की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल ही उत्तम दर्जे की है, जिसमें आकाश मिसाइल S-400 और पिनाका, ये सब ऐसी मिसाइलें थी जो इसी समय के लिए तैयार की जा रही थी और रखी गई थी। तो आप देखिए, उनकी तरफ से सैकड़ों की तादाद में ड्रोन आ रहे थे। सारे ड्रोन, मतलब होता क्या है दोस्तों कि जब इतनी भारी मात्रा में ड्रोन आते हैं, उसका मतलब किसी एरिया को टारगेट करना नहीं होता है प्राइमरीली। ये जो हमारी जो रेडार सिस्टम होती हैं, जो उनको उनकी रीडिंग पकड़ती है, उनको मतलब उस रेडार सिस्टम को कंफ्यूज करने की सिचुएशन होती है कि जब इतने सारे एक ही साथ में ड्रोन आएंगे, तो रेडार की भी अपनी कैपेसिटी होती है इन चीज़ों को मॉनिटर करने की। तो वो उसको ध्वस्त करने की उनकी तैयारी थी, जो कि जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और इतनी बेहतरीन हमारी डिफेंस थी कि मतलब जितना मुझे समझ में आ रही है चीज़ें देखते सुनते हुए, कि उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं था इंडिया में। जो चीज़ें आ रही थी उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा था। और सोचिए कि उन्होंने किस किस हथियार से हमला किया। मतलब छोटे छोटे तो ड्रोन थे ही, उसके बाद हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स उन्होंने टारगेट किया, जो कि जिसको हिसार में अ, गिराया गया था। फतेह 2 करके समथिंग कोई मिसाइल थी। वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है दोस्तों, और ये लॉन्ग रेंज के लिए और बिल्कुल मतलब किसी पर्टिकुलर टारगेट को सफलतापूर्वक हिट करने के लिए ही इसको फायर किया जाता है। तो ये उनका जो एक परसेप्शन था कि हमारी मतलब पाकिस्तानियों की जो एयर डिफेंस है बहुत मजबूत है, वो किसी भी, लेकिन आप सोचिए, वो खुद तो पिटे ही पिटे, और पलटवार करने के लिए भी उनको इतनी ताकत नहीं बची। जो भी चीजें हम उसके बाद देख रहे थे वो एक झुंझलाहट में उनकी तरफ से किए जा रहे थे, और कोई सोच समझ के नहीं कि हमें किसको निशाना बनाना है या क्या नहीं। जैसे होता है ना कि जब बंदा मरने को हो जाता है तो छटपटाता है कुछ भी करने बचने के लिए, तो ये कुछ उसी तरीके का था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अ, मतलब पिछले कुछ सालों में, मतलब इतनी कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन जो इस बार हुआ है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इनका एक एक समन्वय देखने को मिला है। जिस तरीके से एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके चीजों को, जो ऑपरेशन था उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया, एक समन्वय जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमें देखने को मिला है। जो कि पता नहीं, हो सकता है इससे पहले उन कारगिल वॉर जो पाकिस्तान के साथ जो लास्ट वॉर हुई थी वो कारगिल वॉर थी, उसमें था, उसमें भी शायद कुछ कमी थी। लेकिन इस बार जो हुआ है दोस्तों वो बेहतरीन हुआ है। और ये क्यों हुआ है दोस्तों, 2021 में एलओसी पे जब सीज फायर, मतलब लास्ट टाइम जब सीज फायर हुआ था, और तो उसके बाद करीब 3-4 साल का समय इंडिया को मिला, जिसमें इंडिया ने अपने जो भी उनके गैप थे उसको काफी मजबूत किया है इंडिया ने इस पिछले 3-4 सालों में। और इसी का ये एक नतीजा है कि हम देखते हैं कि कश्मीर से लेके और इधर आप गुजरात भुज तक इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, किसी भी हमले को किसी भी जगह से पाकिस्तान के आ रहा है उसको नस्ते नाबूद किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो आप समझिए, एक वेल प्लान, एक सब तरीके से प्लान किया हुआ ये पूरी एक एक्टिविटी हुई है। मतलब इसमें इफ एंड बट का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। आप सोचिए, अगर कोई भी एक मिसाइल गलती से भी किसी सिटी में गिर जाए तो कितना नुकसान होता है। आप सोचिए उन्होंने किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया, हर एक लेवल पे मॉनिटरिंग थी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। साथ ही साथ दोस्तों हम देखते हैं कि कि इसमें, क्योंकि इंडिया के पास हर तरह के हथियार हैं, कई तरह के पुराने जेट्स हैं और नए जेट्स हैं, जिसमें राफेल भी है, पुरानों में सुखोई 35 MKI है, मिराज है, मिग 29 है। इस तरह के जब हम हथियार, सॉरी,
फाइटर प्लेन देखते हैं दोस्तों, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि ये पुराने और नए का एक प्रॉपर एक सामंजस्य बिठा के उनको उनको मतलब प्रॉपर तरीके से प्लेस किया गया इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए। हर एक चीज को उन्होंने नाप तौल के चीजों को मतलब सेट किया एक तरह से देखा जाए तो। उनको भी जो पुराने हथियार थे, अब देखिए इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया पुराने फाइटर प्लेन फिर नए फाइटर प्लेन दोनों का समन्वय और मतलब सबने अपना काम पूरी तरीके से निभाया है। एज फॉर सिस्टम ने एयर डिफेंस गन जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पाक की तरफ से जो भी सैकड़ों ड्रोन आ रहे थे आर्मी की एयर डिफेंस गन ने हवा में ही उनको मार गिराया है। सारे ड्रोनों को मिसाइलों ने नहीं मारा, जो हमारे गन्स थे एयर डिफेंस गन उन्होंने भी मारा है। और इस तरह के जो ड्रोन थे ना दोस्तों, ये जो टैक्टिस थी ये 2016 में अजरबैजान ने इसको किया था। जब अजरबैजान का एक उनके साथ का जो एक देश है आर्मेनिया, उनके साथ उनका कुछ संघर्ष चल रहा था। उस समय ये ड्रोन जो था वो मतलब लाइमलाइट में आया था, जिसके बाद तो फिर एक ट्रेंड बन गया। हम देखते हैं कि फिर उसके बाद तो हमास ने भी इजरायली पे इसी तरह से ड्रोन अटैक किए थे बाद में। काफी सारे उन ड्रोन थे और मिसाइल्स भी थी। तो भारत ने अपनी जो मिलिट्री ताकत है उसको तो काफी अच्छा बढ़ाया है और ये दुनिया हैरान है इस समय ये देखते हुए कि यार ये भारत ने किया किया। हम जो वीडियो देखते थे पहले इजराइल से जो आ रही थी चीजें कि हमास उनको रॉकेट दाग रहा है, फिर आयरन डोम इजराइल की तरफ से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उन सारे ड्रोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक मतलब आप देखिए किस तरह से आतिशबाजी चलती थी आसमानों में, सेम वही चीज हमें भारत में देखने को मिली है। ये पहली बार है, मतलब हमने भी कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि इस तरह की चीजें हमारे पास हैं। और ये कोई ढगी छुपी बात नहीं है कि किसी ने आके बोला है, ये हमने खुद देखे हैं, वीडियो है इसके। इसके बाद दोस्तों ब्रह्मोस, जिसको मतलब क्या हम बोले इस ब्रह्मोस मिसाइल को, इसने पूरे गेम को रुख चेंज कर दिया। इतनी ताकत प्रोवाइड कराई इसने इंडियन डिफेंस को कि जिसकी कोई मतलब पहली बार तो शायद ये कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल भी किया गया है। इससे पहले तो बस बना के रखे हुए थे और टेस्ट होते थे। शायद इसका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है कॉम्बैट ऑपरेशन में किसी युद्ध में। ये पहली बार हुआ है कि किसी ने किसी पे हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। ब्रह्मोस को वो भारत है। इस तरह की क्रूज मिसाइल जो हवा से 3 गुना स्पीड में चलती है, 3 से 4 हजार किलोमीटर की स्पीड होती है। तो मतलब लगभग आप सोचिए ये 3.5 मैक पे ये चलती है मिसाइल ब्रह्मोस। और इंडिया के पास तो इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हवा से, पानी से और जमीन से तीनों जगह से फायर कर सकती है। और जब ये हवा की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तो ये लीथल वेपन हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस मिसाइल को ट्रैक करना बहुत इजी होता है। लेकिन अगर वैसे तो ये ट्रैक हो नहीं सकती, बट फिर भी एक चांस मान लेते हैं कि कभी ये ट्रैक हो भी जाए। अगर कोई मिसाइल हवा में फायर की जा रही है या हवा से जमीन पे फायर की जा रही है तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेडार के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सारी चीजों को कैलिबर करे और उनको मेजर करके अपडेट करे। आप सोचिए कि एक मिसाइल जब जमीन से चलती है तो उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री उस रडार में कैप्चर होती है। लेकिन अगर कोई मिसाइल किसी प्लेन से जमीन पे मारी जा रही है, उसको इतनी जल्दी कैसे एक रडार कैप्चर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये बहुत लीथल वेपन हो जाता है। खुद आवाज से 3.5 गुना ये स्पीड में मिसाइल चलती है। और एक बार भारत से गलती से भी छूट गई थी एक मिसाइल, जिसके बाद भारत ने बोला था कि हाँ ये गलती से हुई है। उन अफसर्स को शायद सस्पेंड कर दिया गया था जब ये पाकिस्तान चली गई थी, और शायद वहाँ पे उनके एटमॉस्फेयर में ये 4 मिनट तक रही थी और उनको खबर तक नहीं मिली थी। तो इस तरह की चीजें हैं। खैर, ब्रह्मोस को लेके एक और अपडेट आया था, ये 2-3 दिन पहले की खबर है कि यूपी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ब्रह्मोस, क्योंकि देखिए
ब्रह्मोस का इस्तेमाल इस लड़ाई में हुआ, इसका आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तो हम मान सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हुआ है। पर आधिकारिक रूप से तो अभी भारत सरकार इस पे, उसका भी कोई स्टैंड नहीं है। और जैसे बताया, ये कॉम्बैट डेब्यू था, ये फर्स्ट टाइम था किसी ऑपरेशन में इसका लाइव, मतलब इसको चलाया इसीलिए गया था, इस दुश्मन को हिट किया जाए। वरना इससे पहले मैंने बताया कि ये हमेशा टेस्टिंग पर्पज के लिए ही इसको चलाया जाता था। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और इस समय भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने एक परमाणु संपन्न देश को पे हमला किया है, और अच्छा खासा हमला किया, उनके एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय किया, उनके रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, उनके मिलिट्री इंफ्रा को नस्तनाबूद किया। तो हेड्स ऑफ टू इंडियन डिफेंस, और साथ में हमारी जो लीडरशिप है मोदी जी के अंडर में। देखिए दोस्तों, सेना हमेशा तैयार रहती है। 26/11 के बाद भी हमारी एयरफोर्स तैयार थी, बट किसी ने तो उसके हाथ बांध दिए थे ना। इस बार मोदी जी ने तो खुला चैलेंज, खुला ऑर्डर दे दिया कि आपको जो करना है आप करो, मोदी जी साथ हैं बस। और उसका देख लीजिए कैसा रौद्र रूप हमारी सेना ने अपनाया है। तो ये जरूरी था इन पाकिस्तानियों को इनकी औकात बताने के लिए कि इनकी औकात क्या है भारत के सामने। न्यूक्लियर जो इनका एक थ्रेट था, ब्लफ बोल दीजिए जिसको, वो खत्म हो चुका है। अब ये दोबारा मुंह उठा के कभी नहीं कहेंगे कि भारत हम पे हमला करेगा तो हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। पाव पाव वाले जो उनके वेपन्स है वो चला देंगे, वो उनका राशिद शेख, शेख राशिद, मतलब जहनी तौर पे ये बीमार कौम है दोस्तों। ये बीमार हो चुके कौम है, इनको तरक्की से कोई मतलब नहीं है, अपने देश की भलाई से कोई मतलब नहीं है। मुफ्त के दाने पे ये पल रही है कौम। इनको लगता है कि इनके जो 54-55 जो इनके उम्मा मुल्क हैं वो इनको अनाज खाना पानी दे ही देंगे, किसी भी मरी से मरी परिस्थिति में भी। जैसे वो गजा को देते हैं, गजा को दे रहे हैं ना ये लोग। गजा की क्या अपनी इंडस्ट्री है, या क्या वो ऐसा मतलब पैदावार करते हैं, या क्या वो ऐसा करते हैं कि वो एक पूरी की पूरी जो एक स्ट्रेच है गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, वो फल फूल रही है? कुछ नहीं है दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ फंडिंग होती है। इनका ये जो न्यूक्लियर ब्लफ था ये तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया दोस्तों। अब पाकिस्तान को कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है इनके पास। इज्जत गंवा चुके हैं। जो इनकी एक हवा हवा ये एक अपने आप को तुर्रम खां समझते थे, वो ये गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान इनको इतना पीटा है कि अब ये अब तो ये इनको खुद सोचना पड़ेगा कि यार इनकी क्या क्या इनकी औकात है भारत के सामने। अभी इनकी लीडरशिप तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ऐसी निकम्मी है उनकी। मैं इनकी जो डिफेंस जो पूरा एक सिस्टम है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पूरी तरीके से इनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब इनके पास मतलब क्या ही बचा है, क्या है? ले दे के इनके पूरे देश में एक इनकी मिलिट्री ही ताकतवर थी, वो उसको भी इंडिया ने ऐसे धूल चटाया है कि वो अब सपनों में भी सोचते होंगे कि यार अब कहाँ से कोई मिसाइल आ जाएगी हमारे एयरपोर्ट पे, हमारे एयरबेस पे। खैर, वो इनका काम है सोचना समझना। नहीं सुधरेंगे तो फिर पिटेंगे ये। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, कभी नहीं सुधरेगा वो फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा, और हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। हमारी आर्मी ने, हमारे डीजीएम ने कल ही बोल दिया है कि हम तैयार बैठे हुए हैं। और इनके अब नहीं, आज इसरो इसरो के जो डायरेक्टर है उनका स्टेटमेंट आया कि हमारी 10 सैटेलाइट, वो कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे वो गए थे, वहां से उनका स्टेटमेंट आया कि हमारी 10 सैटेलाइट 24 घंटे पाकिस्तान पे निगरानी रखी हुई है। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को इस समय इंडिया ने जकड़ा हुआ है। नेवी ने पहले ही बोल दिया कि हम तो बैठे हैं। नेवी के डर से पाकिस्तानी नेवी तो अपने मतलब किनारों पे ही थी। वो तो मतलब मेन जो उनका बैटल फील्ड है जिसको जिसके लिए नेवी तैयार होती है, वो अपने मेन बैटल फील्ड में ही नहीं आ पाई। वो वहीं अपने किनारों पे जहाँ पे उनका डॉक होता है, जहाँ पे वो अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं, वो वहीं थे। वो मेन बैटल फील्ड तक भी नहीं पहुंचे। इस तरह से उनके हालात थे। उनके जो नेवी चीफ थे क्या थे, जो जिन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, वो 1.5-2 साल पुरानी उन्हीं की एक मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग हो रही थी, नेवी की कोई ट्रेनिंग वगैरह का कोई कुछ था, वो वही फोटो उन्होंने एडिट करके, जो 3 शिप हैं
पानी के, उसमें से पहली शिप जो सबसे आगे थी उसको एडिट करके एक उसमें सबमरीन को पेस्ट कर दिया। मैंने तो अपने ट्विटर हैंडल पे वो डाला है, वो पूरा वो अब उनके न्यूज़ चैनल का ही वो लिंक है, उनके न्यूज़ चैनल, उनके न्यूज़ वेबसाइट है एक, वहीं से मैंने उसको, उसका लिंक जो पाकिस्तान की न्यूज़ है उसी पे वो न्यूज़ आई थी, मैंने वो पूरा का पूरा लिंक उसी अपने ट्विटर पे मैंने शेयर किया है। तो इस तरह के तो इनके लोग हैं कि अगर इनके खुद आर्मी पर्सनल ही मतलब झूठ बोलने पे उतारू हो चुके हैं, जो सच बता ही नहीं पा रहे हैं, तो इनकी हिम्मत आप देख लीजिए, क्या है इनकी हिम्मत, ये सच बताने लायक नहीं बचे हैं। तो समझ सकते हैं इनकी सिचुएशन इस समय क्या है। ये सच बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने सच बोल दिया तो इनकी जनता इन्हीं को खत्म कर देगी, कि तुम 50-70 साल से हमारे ऊपर बैठे हो, ये कह के कि पाक कि भारत हमें चबा जाएगा, भारत हमें खा जाएगा, भारत का हुआ बना के तुम हमें लूट रहे हो, और जब वो चीज आई तो तुमने क्या कर दिया। तो खैर, अभी देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट होंगी। अ, बाकी दोस्तों आज के लिए यही। अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपना जो भी विचार हैं, व्यूज हैं, वो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आप किस किस चीज़ों के बारे में और डिटेल में थोड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं, हम लोग उसको भी एक बार चर्चा में लेकर आएंगे। अ, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट में कल। धन्यवाद।